हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 और 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। अभी हाल ही में किसी कंट्री में वहाँ की मिलिट्री ने जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी उसको हटा दिया है। ऐसा किस कंट्री के अंदर हुआ है? तो इसका ऑप्शंस दे रखे हैं, नेपाल, म्यांमार, चिली या फिर युगांडा। तो सही आंसर है, ऐसा हुआ हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर, जहां पे अभी इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में वहाँ की मिलिट्री बोल रही है कि रिगिंग हुई है, मतलब कई सारे धांधली हुई है। तो वहाँ की जो मेजर पार्टी अभी पावर में आने वाली थी वो थी किसकी? आंग सान सू की इनकी पार्टी आने वाली थी, मेजोरिटी में आ गई थी और ये गवर्नमेंट बनाती। लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया है। इनके साथ कई सारे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स को और वहाँ के प्रेसिडेंट को भी बंद कर दिया गया, हटा दिया गया है, और बोला है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी पावर किसके पास चली गई है? तो वहाँ के कमांडर इन चीफ कौन है? हमारे मिन ऑन्ग ह्लेंग। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अभी इनके पास सारी पावर है। ये क्या करेंगे? वहाँ पे लेजिस्लेशन की पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, जुडिशरी की पावर, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की पावर इन्हीं के पास आ गई है। दोस्तों, म्यांमार जो है आप देख सकते हैं हमारा पड़ोसी देश है। ये इसके यहाँ की कैपिटल है नेपिटेउ, करेंसी है क्यात। यहाँ के प्रेसिडेंट जो अभी पहले थे उनका नाम था विन मिंट। इनको ये हट गए हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि अब कौन हो गए हैं। अभी फिलहाल के कमांडर इन चीफ यहाँ पे बन गए हैं, यहाँ के वो सारा काम करेंगे। तो उनका नाम है मिन ऑन्ग ह्लेंग। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। म्यांमार की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका नाम है थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। और इंडिया के साथ कौन सी जो स्टेट्स है वो उनकी बॉर्डर लगती है म्यांमार के साथ? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनको आप एक्रोनिम बना करके याद सकते हैं, ANMM। ये आप ऐसे करके या फिर AN2M करके भी बना सकते हैं। और इंडो म्यांमार को जो कौन सी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस गार्ड करती है तो उसका नाम है असम राइफल्स। म्यांमार में जो दोस्तों जो है हमारे आसियान का मेंबर भी है, साथ में बिम्स्टेक का भी मेंबर है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में जब हमारे प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था पार्लियामेंट को, तो वो क्विट कर दिया गया था हमारे सारे मेजर जो है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। तो इसी के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये जो प्रेसिडेंट की पावर होती है पार्लियामेंट को एड्रेस करने की, ये प्रेसिडेंट कहाँ से ये पावर शुरुआत में चालू की गई थी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या फिर गुड गवर्नेंस एक्ट 1858। तो सही आंसर है इसका ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से ये हमारा पावर डिराइव करते हैं हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए। तो इसमें जो है एक्ट में बताया गया था, ये जो उस समय तो गवर्नर जनरल होते थे पूरे कंट्री के हेड, वो एड्रेस कर सकते थे लेजिस्लेटिव असेंबली को, और काउंसिल ऑफ द स्टेट को वो ही एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन उनको हमारी जो है जॉइंट असेंबली को एड्रेस करने का पावर नहीं मिला हुआ था। लेकिन उन्होंने तब भी कई बार जॉइंट असेंबली को एड्रेस किया था। और आपको जैसा पता होगा, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने जो हमारी जॉइंट सेशन को एड्रेस किया था वो हुआ था जनवरी 31, 1950 में। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करने का पावर डिराइव करते हैं आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान के आर्टिकल 87 से ये डिराइव करता है पावर। इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट 2 इंस्टेंट में हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो दो कौन सा इंस्टेंट है? एक तो हमारा पहला हुआ जब भी इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसके बाद फर्स्ट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का उसको एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और साथ में हर साल के जो शुरुआत में फर्स्ट सेशन होता है उसमें फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ये 2 इंस्टेंट में हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे सवाल बनाए जाते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट इसमें मेजरली क्या डिस्कस करते हैं? तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होगी या फिर अभी आगे क्या गवर्नमेंट करने वाली है उसका पूरा एजेंडा इसमें वो बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। दोस्तों, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है, इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का 8वां संस्करण अभी किसने उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है, ये हमारा इनॉग्रेट किया गया था हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर जो कि हमारी स्मृति जुबिन ईरानी, इनके द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो दोस्तों, ये जो हमारी
मिनिस्टर हैं, ये पहले एचआरडी मिनिस्टर भी थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो हमारा इंटरनेशनल फेयर लगा है, या इसको कहा जा रहा है इसके बारे में कि इंडिया का बिगेस्ट सिल्क फेयर है, जो इसमें एक रूफ के अंदर लगाया गया है हमारे इंडिया सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा। ये हमारा चलेगा 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक ये हमारा कंडक्ट किया जाएगा। इसमें 2 मिनिस्ट्री जो मेजरली पार्टिसिपेट कर रही हैं और सिल्क को हमारे प्रमोशन करने के लिए, उन मिनिस्ट्री का नाम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और साथ में ये हमारा स्पॉन्सर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। दोस्तों सिल्क जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हमने जो है कोकोनट के बारे में भी देखा था। वो हमारा मेजर प्रमोशन, जो मेजर स्टेट है प्रोडक्शन में, वो हमारा केरला है। और आपको पता होगा कि इंडिया जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर है हमारे स्पाइसेस का। इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों को पॉइंट के हमने कुछ दिनों पहले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आज हम लोग सिल्क को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिल्क जो है इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और फर्स्ट है हमारा चाइना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। और इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे चारों मेजर प्रकार के हमारे सिल्क प्रोडक्शन होता है, जिसमें हमारा मलबरी हो गया, इरी हो गया, तसार हो गया, मुगा हो गया। और साथ में सिल्क से लिंक हमारे करीब 11 जीआई टैग्स भी मिल चुके हैं। ये जो जीआई टैग्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इवन यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी आईबीपीएस में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे मैप पे दे रखा है कौन कौन से लोकेशन पे कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। सिल्क जो प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर से बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो सिल्क के फिगर दे रखा है, इसमें जो कई सारे पॉइंट लिख रखे हैं, ये आप आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मेंस में चाहे फिर स्टेट पीसेस में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। दोस्तों इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल डाउनलोड करके आराम से इसको बाद में आराम से डिटेल से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये अभी न्यूज़ में बना हुआ था। ये कौन से कंट्री के अंदर मौजूद है? तो सही आंसर है, ये हमारा मौजूद है नेपाल के अंदर। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि अभी हमारी इंडियन कंपनी सतलज SVJN, सतलज विद्युत निगम को जो है इसका यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने का टेंडर मिल गया है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा, इसकी कैपेसिटी होगी 679 मेगावाट। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि SVJN सतलज विद्युत निगम को जो कैपेसिटी मिली कितने वो मेगावाट की कैपेसिटी होगी, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और साथ में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये हमारी SVJN पहली बार काम कर रही है, यहाँ पे पहले ही अरुण 3 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं नेपाल में। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट है क्या SVJN का, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये पहले भी वहां से काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो बेस्ड है पल्स पोलियो प्रोग्राम पे बेस्ड है। इसको किसने लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन या फिर पीयूष गोयल? तो सही आंसर है, ये हमारा प्रोजेक्ट है पल्स पोलियो प्रोग्राम जो 2021 का चालू किया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये राष्ट्रपति भवन में इन्होंने चालू किया था इस साल 31 जनवरी 2021 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम लोग इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं 31 जनवरी 2021 को। तो इंडिया में जो फर्स्ट जो पल्स पोलियो कार्यक्रम चालू किया गया था वो हमारा चालू किया गया 2 अक्टूबर 1994 से ये हमारा चालू किया गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया को पल्स पोलियो फ्री भी डिक्लेयर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेस्ड लाला लाजपत राय से। ये हमारे जो काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं और सोशल रिफॉर्मर भी हैं। ये अभी हाल ही में इनकी जन्मतिथि को सेलिब्रेट किया गया था। तो इनका जो है निक नेम वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इनका किस नाम से इनको जाना जाता था? बंगाल केसरी, हिंद केसरी, पंजाब केसरी या फिर मराठा केसरी? तो सही आंसर है, ये इनको जाता था पंजाब केसरी के नाम से। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। इनको हम लोग बोलते थे लायन ऑफ पंजाब, साथ में पंजाब केसरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे स्वामी दयानंद सरस्वती से, और तभी इन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया था लाहौर में। तो ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने आर्य समाज को कहाँ पर ज्वाइन किया था, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस थे, तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है। और साथ में इन्होंने हिंदू महासभा के साथ भी इन्वॉल्व थे, और हमारी जो कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थी, इस बात का आपको पता होगा, उसमें लाल बाल पाल के नाम से जाता था। तो उसमें हमारे जो हैं ये लाला लाजपत राय, ये लाल थे, यही बिपिन चंद्र पाल थे हमारे पाल, बाल गंगाधर हमारे तिलक थे तो बाल, ये तीनों जो है ट्रायो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के। तो इनके द्वारा ही लाल बाल पाल का जो बनाया गया था। और दोस्तों ये जो हमारे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। साथ में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि इन्होंने होम रूल
ऑफ अमेरिका बनाया था 1917 और इंडिया के अंदर भी इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया था। और एनी बेसेंट के द्वारा भी हमारा होम रूल लीग भी बनाया गया था, उस बात के बारे में आपको पता ही होगा। जहाँ तक की बात दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन भी इन्होंने असेंबली में पास किया था, पास करने की कोशिश करी थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। तो ये हमारा पास करने की रेजोल्यूशन कब पेश किया था, वो 1928 में। तो ये भी आपको इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। इनके द्वारा एक जो हमारा सोसाइटी बनाया गया था वो था हमारा सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, 1921 में बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अभी किस कंट्री ने 11 सदस्यीय व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप संधि में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया है? यूके, यूएसए, डेनमार्क या फिर नीदरलैंड? तो सही आंसर है इसका यूके। यूके ने अभी क्या बोला है, इस संधि का मेजर नाम टीपीपी के नाम से काफ़ी फेमस है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसमें जो है यूके, जो इसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड किया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ब्रेग्जिट हो चुका है। ब्रेग्जिट के होने के बाद यूके का ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। इसलिए जो हमारा टीपीपी है, इसमें करीब 11 मेंबर्स हैं। उनका नाम है कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। तो दोस्तों इनके आप नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूके असल में फिर ज्वाइन क्यों करना चाहता है? यूके असल में इसलिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि यहाँ की जो आपस में जो टैरिफ होती है, मतलब जो आपस में सामान वो भेजेंगे, ये जो इनकी मेंबर्स हैं, वो करीब 95% तक उसमें टैरिफ नहीं लगता है। इसलिए इसको यूके ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, और जिससे कि उसको ट्रेड में कमी आएगी, तो वो यहाँ से उस गैप को फुलफिल कर सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, इंडिया फर्स्ट इग्लू कैफे, भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ पे शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में? तो सही आंसर है, ये हमारा चालू किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर ही हमारा गुलमर्ग मौजूद है, यहीं पे चालू किया गया है इंडिया का फर्स्ट और एशिया का बिगेस्ट इग्लू कैफे। इसकी जो है हमारी इसकी जो हाइट है वो करीब 22 फीट की इसकी डायमीटर है और 12.5 फीट का इसका हाइट है। इसमें करीब 16 लोग बैठ सकते हैं। और ऐसा जो इग्लू कैफे नॉर्मली हमारा मिलता है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और कनाडा में, लेकिन हमारा इंडिया का ये फर्स्ट बन गया है। ये काफ़ी फेमस हो रहा है और लोग यहाँ पे काफ़ी घूमने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा बेस्ड है, विच कंट्री है रिसीव्ड जीआई टैग फॉर बासमती राइस? किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो सही आंसर है, ये प्राप्त हुआ है पाकिस्तान को अभी। तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ था। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ को, जैसे खाने पीने के पदार्थ हो गई, हमारा आम हो गया, अमरूद हो गया, या फिर हमारे आर्टिस्ट के हमारे आर्टिसन क्राफ्ट हो गया, उसको जीआई टैग मिलने से ये होता है कि मतलब वो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वो मिल जाता है और वहीं के लोग उस पर टैग लगा करके पूरे वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो ऐसा मिला है हमारे फिलहाल बासमती राइस को, पाकिस्तान के बासमती राइस को मिल गया टैग। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है इंडिया को कि ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन में केस कर चुका है, क्योंकि इंडिया की बासमती राइस काफ़ी ज़्यादा भेजी जाती है ईयू में, तो अब पाकिस्तान को अभी नहीं तक नहीं मिला था। तो पाकिस्तान इस मार्केट को ग्रैब करना चाहता है, तो इसलिए इंडिया के लिए बुरी खबर है। अभी हाल ही में मिशन भागीरथ के तहत किस हमारे राज्य ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई जो है इसी नाम से चालू किया है? उड़ीसा, केरला, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो सही आंसर है, ऐसा डिब्बा बंद पेयजल लॉन्च किया है मिशन भागीरथ के नाम से हमारे तेलंगाना राज्य ने। तो तेलंगाना राज्य ने ऐसा चालू किया है। यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे बना हुआ है मिशन भागीरथ। तो भागीरथ जो ये स्कीम थी उनकी काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसका मेजर फोकस क्या था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब राज्य के सभी गाँवों और शहरों में पहुँचाने का उनका टारगेट था। इसका देख सकते हैं काफ़ी जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा भी है। ये चालू किया गया था कि अभी ये पहले के सीएम और अभी के करंट सीएम, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव के द्वारा। तो इसमें जो है रिवर गोदावरी और कृष्णा का वाटर पैक करके पूरे स्टेट को प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा मिशन भागीरथ चला था। तो अभी ड्रिंकिंग डब्बाबंद पानी जो है मिशन भागीरथ भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो तेलंगाना की दोस्तों कैपिटल है हैदराबाद,
यहाँ की लैंग्वेज है तेलुगु। ये हमारा बना है 2 जून 2014 को। यहाँ के फर्स्ट सीएम भी थे के चंद्रशेखर राव, और अभी के करंट सीएम भी के चंद्रशेखर राव भी हैं। और यहाँ का स्टेट फ्रूट है मैंगो, स्टेट एनिमल है स्पॉटेड डियर। दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे सारे इंडेक्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं कि यहाँ का स्टेट फ्रूट क्या है, एनिमल क्या है, बर्ड क्या है। कुछ स्टेट के प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी का बताया गया है तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा हैदराबाद और तेलंगाना जो अलग हुआ था, यहाँ के जो निज़ाम थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के से जो इनको अलग किया गया था ऑपरेशन पोलो में 1948 में इनको अलग किया गया था। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। तेलंगाना जो हमारा देश का 29वां राज्य बना था, ये बना था 2 जून 2014 को। और यहाँ की जो अभी फिलहाल की कॉमन कैपिटल है वो 10 साल तक रहेगी, हैदराबाद रहेगा वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। आपको जैसे दोस्तों पता होगा आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल की घोषणा कर दी गई है, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ये मेजरली तेलंगाना से 2 नदी गुजरती है, उनका नाम है कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा के नाम से भी काफ़ी फेमस है। हुसैन सागर लेक भी हमारा हैदराबाद में मौजूद है। यहाँ पे हुसैन लगा हुआ है, मतलब कि हुसैन शाह वली के द्वारा ये हमारा बनाया गया था 1562 में। इसी के बीच में सागर लेक के बीच में एक बुद्धा की स्टैचू एस्टैब्लिश की गई है 1992 में। इसके जो स्टेट के बॉर्डर लगते हैं 5 स्टेट से लगते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। यहाँ पे फेमस जो है एक है चार मीनार, वो बनाया गया है कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है 1591 में। अभी यहाँ पे तेलंगाना के अंदर ही एक मौजूद है 1000 पिलर टेम्पल। ये हमारा लोकेटेड है वारंगल डिस्ट्रिक्ट में। ये बनाया गया था किंग रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया था, काकाटिया डायनेस्टी के वो राजा थे। ये 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं और टेम्पल्स है यहाँ पे दे रखा है। साथ में यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व है या फिर सेंचुरीज हैं, जो एग्जाम में काफ़ी फेवरेट हैं, इनको जो कई बार पूछे जाते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में ऐसा कौन सा मेट्रो हो गया जिसने यूवी रेज का इस्तेमाल करते हुए सैनिटाइजेशन किया है ट्रेन कोचेस का? दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या फिर बेंगलुरु मेट्रो? तो सही आंसर है ऐसा किया गया है लखनऊ मेट्रो के द्वारा। लखनऊ मेट्रो ने डीआरडीओ सर्टिफाइड जो है यूवी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन को सैनिटाइज किया है। ऐसा उन्होंने किया है मात्र ऐसा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके ट्रेन को सैनिटाइज कर सकते हैं मात्र 7 मिनट में, लेकिन वो तब भी 15 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सारे वायरस को मार दिया जाए। इन्होंने ये इंस्पिरेशन लिया है, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है? तो इंस्पिरेशन उन्होंने लिया है न्यूयॉर्क मेट्रो के द्वारा। ये उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है जहाँ पे यूवी लैम्प का इस्तेमाल होता है। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस ही बन गई थी इंडिया की फर्स्ट एयरलाइंस जिसने यूवी रेस का इस्तेमाल करते हुए सैनिटाइज किया था एयरक्राफ्ट को। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडिया की फर्स्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल कौन सा बनने वाला है? वो कहाँ पे मौजूद रहेगा? दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो ये हमारा मौजूद रहेगा बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु हमारा कर्नाटका में मौजूद है, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल बन रहा है बेंगलुरु के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेशन टर्मिनल का नाम क्या है? इस टर्मिनल का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बैयमन्ना पल्ली हल्ली में ये मौजूद है। इस बात का भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ टर्मिनल को एक सेंट्रलाइज एयर कंडीशन किया जा रहा है, जैसे हमारे एयरपोर्ट में होता है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ पार्ट को किया जा रहा है, टर्मिनल को किया जा रहा है। बाद में ये फुल्ली कर दिया जाएगा पूरे स्टेशन को। तो इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो ये कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, ये इनका जो कई सारे अभी प्लान है कि ये इस सिस्टम को कई सारे अलग जगह पे इंस्टॉल किया जाए। जैसे हमारा हो गया हबीबगंज, गांधीनगर में भी ऐसा करने का वो सोच रहे हैं। कुछ दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे हमारा वर्ल्ड लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया गया? ये नॉर्मली हमारा ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी में, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ये इस साल हमारा डेट था 31 जनवरी 2021। अभी हाल ही में ऐसी वेस्ट एशियन कंट्री कौन बन गई? फर्स्ट हमारी पश्चिम एशियन देश कौन से बन गई है जो नागरिकता देने की सोच रही है? तो ये कंट्री का नाम है यूएई। यूएई हमारी फर्स्ट गल्फ कंट्री बन गई है जो ऐसा नागरिकता बाहर के लोगों को, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर हो, जो हाईली स्किल्ड वर्कर है, उनको नागरिकता देने की सोच रही है। क्योंकि यूएई में ऑलरेडी 80% पॉपुलेशन फॉरेनर्स की है और उनको स्किल भी चाहिए और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अभी हाल ही में किसे बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड? तो उनका नाम है जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं। इनको अभी थोड़े दिन पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेंबर भी बनाया गया था जब हमारे सौरव गांगुली बीमार थे। अभी हाल ही में बताया गया कि रणजी ट्रॉफी जो हमारा क्रिकेट से लिंक्ड है, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से लिंक्ड है, ये जो है कितने सालों में फर्स्ट टाइम नहीं खेला जाएगा। तो ये हमारा 87 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब इसको कंडक्ट नहीं किया जाएगा। 2021 के अंदर इसको कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ये हमारा चालू किया गया था 1934-35 में। इसमें करीब 38 टीम पार्टिसिपेट करती हैं।
इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी फॉर ई स्पोर्ट जो है कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो उस कंपनी का नाम है आसूस। ये हमारी ताइवान की कंपनी है। ये कई सारे जो लैपटॉप बनाती है और से कई सारे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है। तो ये हमारी ताइवान की कंपनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के सीईओ किसको सीईओ बनाया गया है? तो सही आंसर है आर एस शर्मा को सीईओ बनाया गया है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डॉग पार्क कहाँ पे मौजूद है, बनने वाला है? तो सही आंसर है ये हमारा चंडीगढ़ के अंदर इसको खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि अभी हाल ही में हमारी करंट गवर्नमेंट ने एफडीआई बढ़ा दिया है इंश्योरेंस सेक्टर का फ्रॉम 49% टू कितने परसेंटेज? तो सही आंसर है ये 74% कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हमारा ऑब्जर्व किया जाता है 1 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बात का भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने करीब 150 करोड़ का की आय बना ली है आईपीएल से? तो वो है, उनका नाम है एमएस धोनी। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आया तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या फिर कमेंट देना हो, फीडबैक देना हो, तो आप हमारे जाके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक से जुड़ करके वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस पीपीटी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।